स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता और मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। देवराज चौहान को किडनैप कर लिया किसी ने। चलिए चलकर छुड़वाते हैं उसे और उसके लिए शुरू करना होगा 52 पत्ते पार्ट 8। शुरू करते हैं। देवराज चौहान के मस्तिष्क में आहट सी उभरी। फिर मस्तिष्क में हलचलें सी उठने लगी। बेहोश पड़ा मस्तिष्क अब सक्रिय होने लगा था। सिर से आती पीड़ा की लहर उसके मस्तिष्क में उभरी। कुछ आवाजें उठ रही थी, न समझ में आने वाली आवाजें। ऐसा ऐसा शोर जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों, परंतु अभी भी वो कुछ समझ पाने के लायक नहीं था। एकाएक उसके होंठों से कराह उभरी और शरीर में कंपन सा उठा। धीरे धीरे उसकी चेतना वापस लौटने लगी। चंद क्षण और बीते कि कंपकपाती पलकें ऊपर उठी और सामने को टिक गई। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो नीचे कारपेट पर पड़ा हुआ है। पास ही सेंटर टेबल दिखाई दिया। पास ही सेंटर टेबल की टांगें दिखी, जो कि जानी पहचानी सी लगी, परंतु याद नहीं आया कि उन्हें कब कहाँ देखा था। आंखों की पुतलियां कुछ और घूमी कि सोफा दिखा। वो भी पहचाना सा लगा। उसकी दो जोड़ी टांगें देखी। उसे दो जोड़ी टांगें दिखी, यानी सोफे पर दो लोग बैठे थे। होश आ रहा है इसे। एक आवाज उभरी। आंखें खोली अभी। दूसरी आवाज उभरी। होश तो आना ही था देवराज चौहान को। 2.5 घंटों से बेहोश है। ये आवाज देवराज चौहान ने पहचानी। ये सुंदरलाल जी की आवाज थी। नोरा के पापा सुंदरलाल का स्वर। बातों का शोर अभी भी उसके कानों में पड़ रहा था। देवराज चौहान की आंखें पूरी खुल गई। करवट लेकर सीधा हुआ तो सिर में पीड़ा उठी, जहां रिवॉल्वर के दस्ते की चोटें पड़ी थी। हाथ खुद ही सिर पर पहुंच गया था। उसी पल किसी को अपने पास पाया। देवराज चौहान ने ऊपर देखा। सुंदरलाल जी उसे पास खड़े देख रहे थे। वो मुस्कुरा रहे थे। देवराज चौहान को याद आया कि लक्ष्मीचंद वार्ड से निकलने के बाद उसे और सोहनलाल को 4 कारों ने घेरा था। इसके बाद उसे बेहोश कर दिया गया था। सोहनलाल कहाँ है? देवराज चौहान की निगाह सुंदरलाल जी से हटी। वो उठ बैठा और नजरें हर तरफ घूमने लगी। नजरें क्या घूमी, दिमाग गोल गोल घूमता चला गया। हैरानी और उलझन से देवराज चौहान की आंखें फैलने लगी। ना समझ में आने वाले भाव उसके चेहरे पर आ ठहरे। ये उसी बंगले का ड्राइंग हॉल था, जहां वो इन दिनों नोरा के साथ रह रहा था। ढेर सारे लोग वहां पर मौजूद थे और हंसते मुस्कुराते अंदाज में उसे देख रहे थे। जब से ये मामला शुरू हुआ, जब सुंदरलाल जी उसे बेकरी शॉप में मिले थे, उसके बाद से अब तक मिलने वाले लगभग सारे लोगों को यहां मौजूद देखा। सुंदरलाल के अलावा शिवचंद, जिनकी तस्वीर इस बंगले के कागजों में देखी थी। नोरा, मदन, श्रेया, नीरज, अमन, रीटा, मदन की पत्नी कही जाने वाली सुनीता, मदन का बेटा विजय, सब इंस्पेक्टर जीवन ताड़े, प्यारेलाल, रतन सिंह, भानु, प्रेमवती, बाबू, गेट पर खड़ा रहने वाला चौकीदार, सब इंस्पेक्टर अशोक मावेलकर, मदन के बंगले का दरबान के अलावा वो बदमाश भी थे जो उसका अपहरण करके लाए थे। उन्हीं में से 3 ने श्रेया को उठाया था। इसके अलावा 6 लोग और भी थे जिन्हें वो नहीं पहचानता था। सब अपने अपने अंदाज में व्यंग भरी नजरों से देवराज चौहान को देख रहे थे। देवराज चौहान मन ही मन सतर्क हो उठा। उसे समझते देर न लगी कि वो गहरे षड्यंत्र का शिकार हो चुका है। इन सब लोगों का यहाँ पर एक साथ मौजूद होना किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। इस वक्त कोई भी नौकर या ड्राइवर या दरबान की वेशभूषा में नहीं था। हर कोई सामान्य कपड़ों में दिख रहा था। कम से कम कोई भी पहले जैसे कपड़ों में नहीं था। जैसे कि बाबू। बाबू ने कीमती सूट पहन रखा था और वो किसी भी तरफ से नौकर नहीं लग रहा था। सुंदरलाल ने टी शर्ट पहन रखी थी, जीन्स की पैंट के साथ। नोरा ने स्कर्ट और टॉप पहना हुआ था। श्रेया जीन्स की पैंट और कमीज में थी। सब इंस्पेक्टर जीवन ताड़े और सब इंस्पेक्टर अशोक मावेलकर ने कमीज पैंट पहन रखी थी।
यानी कि हर कोई बदला बदला सा था। देवराज चांद समझने की कोशिश में था कि माजरा क्या है। इतना तो उसे महसूस हो चुका था कि भारी गड़बड़ है। अगले ही पल उसकी निगाह सेंटर टेबल पर पड़ी, जहां वॉल्ट में लिए केबिन की दोनों चाबियां, उसका फोन और पर्स रखा था। देवराज चांद ने पीछे की तरफ देखा तो होंठ सिकुड़े। पीछे सोहनलाल बैठा उसे देख रहा था। तुम भी बेहोश थे? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, 10 मिनट, तुमसे 10 मिनट पहले ही होश में आया हूं। हम कहाँ हैं? सोहनलाल ने पूछा। उसी बंगले पर जहां मैं नोरा के साथ रह रहा था। ओह, यहाँ क्या हो रहा है? देवराज चौहान ने पूछा। मुझे क्या पता, तुम्हें पता होगा। इन लोगों को तुम जानते हो? सोहनलाल ने पूछा। लगभग सबको जानता हूँ। जब से सूरज वाला मामला शुरू हुआ तब से जिन जिन लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है वो सब यही लोग हैं। इससे तो ये स्पष्ट हो गया कि मैं इनकी गहरी चाल का शिकार हुआ हूँ। कैसी चाल? अभी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तभी बाबू आगे बढ़ा और बेहद नम्र स्वर में बोला, मालिक, कॉफी लाऊं? बाबू के चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। देवराज चौहान ने बाबू को देखा। बाबू हौले से हंस पड़ा, फिर बोला, चक्कर तो आ रहे होंगे देवराज चौहान साहब को कि क्या हो रहा है। तुम्हें पता है मैं देवराज चौहान हूं? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, शुरू से पता था। पता था, तभी तो तुम्हें गिरफ्त में लिया। तभी तो सूरज का ड्रामा तुम्हारे सामने रखा। तुम्हें फंसाना जो था, जो कि बेहद कठिन काम लग रहा था, और कठिन रहा भी, पर मेरी और शिवचंद की योजना काम कर गई। देवराज चौहान ने कुछ दूर खड़ी नोरा को देखकर कहा, तुम्हें भी पता था कि मैं देवराज चौहान हूं? यस माय डियर हस्बैंड, नोरा हंसकर बोली। तुम्हें भी? देवराज चौहान ने श्रेया को देखा। हाँ मेरे प्यारे भैया, श्रेया ने पहले वाले लहजे में कहा। मतलब कि? देवराज चौहान ने सुंदरलाल को देखा। सूरज कोई है ही नहीं? है क्यों नहीं? तभी उन 7 लोगों में से एक आगे बढ़कर कह उठा, जिन्हें देवराज चौहान को जिन्हें देवराज चौहान को कहीं नहीं देखा था, वो हूबहू देवराज चौहान की आवाज में बोल रहा था। मैं हूं ना फोन पर बात करने वाला सूरज। वैसे तुम कहो कि ठीक तुम्हारे जैसा सूरज कहाँ है, तो वो नहीं है। वो है ही नहीं। वो तो मात्र बातों से खड़ा किया गया सूरज नाम का इंसानी हवा था। सूरज का कोई वजूद है ही नहीं। तो तुम सूरज बनकर मेरी आवाज में मुझसे बात करते रहे? देवराज चौहान गंभीर हो उठा। सही समझे। तुम लोगों का आपस में कोई रिश्ता नाता नहीं है। मैंने ठीक कहा ना? देवराज चौहान बोला। सही समझे। रिश्ते नाते होने का ड्रामा मेरे को उलझाने के लिए सामने रखा गया, जैसे कि सुंदरलाल नोरा का पापा है, या श्रेया नीरज भाई बहन है, या मदन शिवचंद का भाई है, ये सब कुछ। सही अंदाजा लगाया तुमने, शिवचंद मुस्कुराकर बोला। ये सब कुछ तुम्हें उलझाने के लिए स्टेज किया गया और तुम उलझ कर रह गए। पर तुम्हें उलझाना आसान नहीं था। हमारे पसीने छूट रहे थे कि कहीं तुम हमारे झूठ के जाल को समझ न जाओ। नोरा और श्रेया ने बहुत सफलता से एक्टिंग करके तुम्हें संभाले रखा। मदन ने भी अपना काम बखूबी किया। इनके नाम भी वो नहीं हैं जो तुम सुन रहे हो। सब नकली नाम तुम्हारे सामने रखे गए हैं। हम सब ने काबिले तारीफ काम किया है। देवराज चौहान की निगाह मदन पर जा ठहरी। मदन मुस्कुराया। तो तुम मदन नहीं हो? देवराज चौहान बोला। नहीं, मैं मदन नहीं हूं। मदन ने मुस्कुराकर इंकार में सिर हिलाया। डायमंड हाउस से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं? जरा भी नहीं। मदन ने पुनः इंकार में सिर हिलाया। और तुम? देवराज चौहान ने विजय को देखा। डायमंड हाउस का काम नहीं संभालते? भगवान का नाम लो। विजय भी मुस्कुराया। मेरी इतनी औकात कहाँ? देवराज चौहान ने सब इंस्पेक्टर मावेलकर से कहा, तो मेरी शक्ल देवराज चौहान से मिलती है। इस बात को लेकर तुम इंस्पेक्टर वानखेड़े के पास हेडक्वार्टर गए? देवराज चौहान,
बाबू कह उठा, ये सब करना मेरी और शिवचंद की योजना का हिस्सा था, ताकि तुम ऐसे हालातों में घिर जाओ कि तुम्हें एहसास ही न हो कि तुम्हारे गिर्द झूठ का जाल फैला हुआ है। हमने कुछ दिन के लिए तुम्हें ऐसी जिंदगी का हिस्सा बना दिया जो नकली थी, परंतु तुम्हें वो हकीकत लगे। इसी कारण अशोक मावेलकर तुमसे सब इंस्पेक्टर बनकर मिला। तुम्हें कहा कि तुम देवराज चौहान जैसे हो। उधर मदन के बंगले के दरबान ने मावेलकर के सामने तुम्हें सूरज के तौर पर पहचाना, ताकि तुम्हें इस बात का एहसास रहे कि सूरज वास्तव में है। साथ ही बीत रहे हालातों पर तुम्हें यकीन रहे कि सब ठीक चल रहा है। और ये अमन उस दिन घायल हुआ, मेरे को श्रेया की के अपहरण की खबर देने आया। हाँ, शिवचंद मुस्कुरा पड़ा। इसका घायल होना चोट असली थी। मैंने मार मार के अमन को घायल किया था कि उसे देखकर तुम्हें यही लगे कि सब कुछ सच चल रहा है। तुम्हें ऐसा लगा भी, क्यों देवराज चौहान? सच में लगा, झूठ क्या। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। हमने तुम्हारे सामने ऐसे हालात रखे कि तुम्हें कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिल सका। ये रीटा, देवराज चौहान ने कहा। नोरा ने रीटा की पार्टी की तस्वीरें दिखाई थी। वो तस्वीरें तो हमने पहले ही लेकर तैयार रखी थी। सफेद चमकती साड़ी में नोरा उस रात तुम्हें दिखाने के लिए श्रेया के साथ पार्टी में गई थी, परंतु पार्टी तो कहीं भी नहीं थी। वो तस्वीरें तो हमने पहले से ले रखी थी। सारी योजना पूरी तरह से तैयार थी, पहले से ही। किसने तुमसे क्या बात करनी है, कब करनी है, ये सब हमारे इशारे पर हो रहा था। और नोरा मुझे सूरज के बारे में जो कुछ भी कहती रही, वो सफेद झूठ था, पूरी तरह। नोरा ने वास्तव में तुम्हें खूब उलझाया। हमारे इशारे पर सारा खेल तो नोरा ने ही खेला। जवाब में नोरा मुस्कुराई। मतलब कि सुंदरलाल के मिलने के बाद मेरे सामने जो कुछ भी आया वो सब नकली, बनावटी था। सही कहा तुमने देवराज चौहान। तुम भी नकली पुलिस वाले हो? देवराज चौहान ने जीवन ताड़े से पूछा। पूरा नकली हूं, जीवन ताड़े मुस्कुराया। असली पुलिस को देखकर तो मेरी हवा निकलती है। तो जबरदस्त खेल खेला गया मेरे साथ। देवराज चौहान की निगाह बारी बारी सब पर जा रही थी। मुझे शक था कि कहीं तुम्हें शक हो गया, तो शिवचंद ने कहना चाहा। जो कि नहीं हो सका। हमारी योजना ही ऐसी रही कि तुमने वही सोचा जो हमने चाहा। तो तुम सब जानते थे कि मैं देवराज चौहान हूं, डकैती मास्टर देवराज चौहान। मेरे से खेल खेलते तुम लोगों को डर नहीं लगा? देवराज चौहान ने शिवचंद और बाबू को देखा। कुछ चुप रहकर बाबू ने गंभीर स्वर में कहा, सही बात तो यह है कि डर जरूर लगा, परंतु इतना भी नहीं लगा कि हम अपने इरादे से पीछे हट जाएं। हमें अपना काम करना था, मंजिल पानी थी। खतरा तो जिंदगी में सड़क पार करते वक्त भी रहता ही है कि कोई गाड़ी। ये सड़क पार करने वाला खतरा नहीं था, ये मौत का खतरा था। देवराज चौहान का स्वर शांत था। तुम कुछ भी कहो, इस वक्त तुम हार चुके हो। गेम है मेरे हाथ में। वो तिजोरी और बंगले की फाइल का क्या चक्कर है? देवराज चौहान ने पूछा। बंगले की फाइल नकली थी, धोखा देने के लिए बनाई गई थी। ये बंगला हमारा नहीं है, हमने इसे किराए पर ले रखा है। मदन वाला बंगला भी किराए पर ले रखा है। बंगले की फाइल इसलिए तैयार करवाई गई कि फाइल को देख के तुम्हें ये मामला गंभीर लगे, सूरज का वजूद लगे। 200 करोड़ के बंगले के तुम्हारे नाम पर होने पर तुम सोचो कि वास्तव में कोई सूरज है। खूब, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। बहुत समझदारी से अपनी योजना लेकर चले हो। तिजोरी में रखी दौलत के बारे में, वो नकली गड्डियां थी। आगे की कुछ गड्डियां ही असली थी। पीछे की गड्डियों में सिर्फ ऊपर नीचे नोट असली थे। लेकिन हालातों ने उस वक्त तुम्हें ऐसा जकड़ लिया था कि तुम्हें सब सच लगा। यहाँ रखा सोना, हीरे, जवाहरात सब नकली था। ये तुम सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें परखने के वक्त ये तुम सोच भी नहीं सकते थे, और उन्हें परखने का वक्त तब तुम्हारे पास था ही कहाँ। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर सोहनलाल को देखा, फिर कहा, सुना तुमने? सुन रहा हूं, मेरा तो सिर घूम गया। इस झूठ के जाल को सुनकर हैरानी है कि किसी भी मौके पर तुम्हें शक नहीं हुआ कि
हुआ होता तो बात यहां तक पहुंचती ही नहीं, मामला पहले ही खत्म हो जाना था। कहते हुए देवराज चौहान ने अपनी जेब टटोली। लाइटर सिगरेट जेबों में था। उसने सिगरेट सुलगाई, फिर धीमे से बोला, तुम्हारे पास फोन है? हाँ। सोहनलाल ने देवराज चौहान को देखा। मौका पाते ही जगमोहन का नंबर मिलाकर फोन जेब में रख लो, ताकि यहां होने वाली बातों को वो सुनता रहे। बीच में जगमोहन को सुलाने के लिए बोल देना कि इस वक्त हम नोरा वाले बंगले पर हैं। देवराज चौहान का स्वर बेहद धीमा था। सोहनलाल ने सिर हिलाया, फिर कह उठा, लेकिन ये सब खेल तुम्हारे साथ क्यों खेला गया? इसका जवाब भी यही लोग देंगे। देवराज चौहान ने शिवचंद और बाबू को देखा। इतना तो स्पष्ट है कि इतना बड़ा जाल कोई करामती दिमाग ही फैला सकता है। तुम दोनों साधारण लोगों में से तो हो नहीं। सही कहा, बाबू मुस्कुराया। साधारण लोग तो इतनी गहराई तक सोच ही नहीं सकते। सोहनलाल जरा सा देवराज चौहान की पीठ की ओट में हो गया था, और पलक झपकते ही जगमोहन का नंबर मिलाया और फोन वापस अपनी कमीज की ऊपरी जेब में रखकर वापस सीधा होकर बैठ गया। चंद पल ही बीते होंगे कि सोहनलाल के कानों में फोन में से निकलती जगमोहन की हेलो हेलो की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे तो लगता है कि हम मुसीबत में हैं। जगमोहन को सुनाने के लिए सोहनलाल ने देवराज चौहान से कहा, इन लोगों के इरादे ठीक नहीं लग रहे। वार्ड से निकलते ही ये लोग हमें बेहोश करके नोरा वाले बंगले पर ले आए। देवराज चौहान समझ गया कि सोहनलाल ने जगमोहन को कॉल मिला लिया है। मेरे ख्याल में, देवराज चौहान बोला, इनकी नजर उस दौलत पर है जो हमने मदन के केबिन से निकाल कर अपने केबिन में रखी है। तभी शिवचंद बोला, अब हमें खुलकर बात कर लेनी चाहिए देवराज चौहान। इसके साथ ही शिवचंद ने एक कुर्सी उठाकर देवराज चौहान के पास रखी, और बैठने के बाद दादाओं को इशारा करके कहा, पास आ जाओ। क्या भरोसा देवराज चौहान शेर की तरह मुझ पर झपट पड़े और मेरे जैसे कमजोर आदमी का दिल बैठ जाए। वो 6 दादा लोग करीब आकर खड़े हो गए। देवराज चौहान ने कश लेते हुए उन सबको देखा, फिर शिवचंद से कहा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। पूछो। क्या? शिवचंद बोला। सबने मेरे से झूठ बोला, लेकिन मैं किसी को पकड़ क्यों नहीं सका कि मेरे से ड्रामा किया जा रहा है? तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। अब मैं जो कह रहा हूं वो सुनते रहो। फिर भी कुछ रह जाए तो तुम पूछ सकते हो। तो मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं। तुम्हें ध्यान से सुननी है, तभी हालातों को समझ सकोगे। देवराज चौहान की निगाह शिवचंद पर जा टिकी। पास बैठा सोहनलाल जगमोहन को सुनाने के लिए बोला, मैं भी सुन सकता हूँ। शिवचंद ने सोहनलाल पर नजर मारी, फिर गंभीर स्वर में कह उठा, अब तक तुम्हारे साथ खेल हो रहा अब तक तुम्हारे साथ खेल हो रहा था देवराज चौहान, परंतु आने वाला वक्त खेल का नहीं है। इस बात का एहसास तुम्हें जल्द ही हो चलेगा। जो खेल हुआ वो होना जरूरी था। वो तुम्हारे लिए खेल रहा होगा, परंतु हम लोगों के लिए वो कड़ी परीक्षा थी, कि तुम्हें उलझा के रखें और शक न होने दें कि सब कुछ नकली है। तुम्हें हर तरफ असली का एहसास होना चाहिए। ऐसा ही हुआ भी। देवराज चौहान की निगाह शिवचंद पर टिकी थी। देवराज चौहान, शिवचंद पुनः कह उठा, इस गेम के 52 के 52 पत्ते हमारे हाथ में थे। उन पत्तों में शामिल तुम्हारी हैसियत उस जोकर की तरह थी कि हम जो चाहें वही तुम सोचो, जो हम चाहें वही तुम करो। जैसा कि गेम में जोकर को हर जगह फिट किया जा सकता है और गेम पूरी की जा सकती है, उसी तरह तुम्हें भी हम अपनी गेम में फिट करते रहे और तुम होते चले गए। जो हम चाहते थे वही तुमने किया। वैसा न करते तो नोरा ने तुम्हें वो रास्ता वैसा न करते तो नोरा ने तुम्हें वो रास्ता सुझाना था, परंतु तुम खुद ही उस रास्ते पर चल पड़े। कौन सा रास्ता? मदन के केबिन को लूटने का। परंतु इस बारे में नोरा को मेहनत नहीं करनी पड़ी। तुम स्वयं ही मदन का केबिन खाली करने को कहने लगे और हमारी राह आसान होती चली गई। शिवचंद मुस्कुराया, जबकि रास्ता कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि हम तुम्हें भी कम नहीं आंक रहे थे, लेकिन तुम जैसे जोकर की वजह से हमारी गेम ओवर हो गई।
हम जीत गए। जीत गए? बेशक। जीत गए? देवराज चौहान मुस्कुराया। बेशक। जीत का झंडा कहाँ है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम लोग चाहते क्या हो। मदन की दौलत जो केबिन में पड़ी थी, जो कि अब तुम्हारे केबिन में पहुंच चुकी है, वो तो मेरे केबिन में है, मेरी है। तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जोकर का जो भी कुछ होता है, वो तो सिर्फ जोकर होता है, गेम जिताने के लिए होता है। तुम वो सारी दौलत लाकर हमें दोगे, वो सिर्फ हमारी है। शिवचंद के स्वर में विश्वास भरा था। कुछ खामोश रहकर देवराज चौहान बोला, ये मामला शुरू कैसे हुआ? शिवचंद ने गर्दन घुमाकर बाबू को देखा। एक रहस्य और खोल देते हैं तुम्हारे सामने, बाबू बोला। इसे मेरे और शिवचंद के अलावा और कोई नहीं जानता। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। दरअसल ये मामला, इसके मास्टरमाइंड हम नहीं, कोई और है। कोई और? देवराज चौहान के होठों से निकला। तुम दोनों के अलावा तीसरा? सही कहा। हम तो मामूली से ठग जालसाजी करने वाले लोग हैं। हमने सिर्फ इस मामले को संभाला है। प्लानिंग हमें दे दी गई। हर तरह की सहायता हमें हासिल थी। जो तैयारी हम कर सकते थे हमने की। जैसे कि यहाँ खड़े लोगों को तुम देख ही रहे हो। तुमने कहा था कि झूठ के जाल का तुम्हें एहसास क्यों नहीं हुआ? तुम्हें ये क्यों नहीं लग पाया कि किसी भी मौके पर नोरा झूठ बोल रही है, श्रेया झूठ बोल रही है, या मदन या सुंदरलाल या कोई और झूठ बोल रहा है? तुम किसी को भांप नहीं पाए। दरअसल ये सब लोग फिल्मी कीड़े वाले लोग हैं, यानी कि एक्टिंग इन्हें आती है, परंतु कभी चांस नहीं मिल पाया एक्टिंग करने का। ऐसे में इन्हें मैं और बाबू ने तलाशा और एक्टिंग का मौका दिया। तुम देख ही रहे हो कि इन्होंने कैसी दमदार एक्टिंग की है। ये सब असली एक्टर हैं। अगर मुझे कभी फिल्म बनाने का मौका मिला तो मैं इन्हें चांस जरूर दूंगा। साथ ही ये लोग पैसे को मोहताज थे। फिल्मों में काम ना मिलने की वजह से गरीबी की जिंदगी जी रहे थे। मैंने इन्हें बढ़िया एक्टिंग करने के एवज में मोटा पैसा देने का वायदा किया। वायदा ही नहीं किया, अब पैसा मिलेगा भी। 50-50 लाख सबको। नोरा को, श्रेया को 1-1 करोड़। अब ये सब पैसा मिलने का ही इंतजार कर रहे हैं कि पैसा मिले तो अपनी अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करें। और वो पैसा तुम्हारे पास है, लक्ष्मीचंद प्राइवेट वॉल्ट में, तुम्हारे केबिन में। देवराज चौहान की निगाह सब पर गई। तुम शुरू से ही हमारी नजर में हो। सुंदरलाल से मिलने से पहले और बाद में तुम हर वक्त हमारी नजर में रहे। तुम्हारी हरकतें हम जानते रहे कि तुम क्या कर रहे हो। एक एक चीज की सेटिंग की हमने। उसके बाद ही हमने अपनी गेम शुरू की और सुंदरलाल उस बेकरी में तुमसे मिला। उसके बाद तो हमने तुम्हें जाल में ऐसा जकड़ा कि तुम्हें सोचने का भी मौका नहीं मिला, और पानी की धारा की तरह तुम हमारे इशारों पर बहते चले गए। मेरी टांग और कंधे के तिलों के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? देवराज चौहान ने पूछा। तुम्हारे बाथरूम में, बेडरूम में, बंगले के हॉल में बीते 3 महीनों से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अब तो तुम समझ गए होगे कि हमें तिलों के बारे में कैसे पता चला। इधर तुम नोरा या श्रेया के साथ बेडरूम में जो बातें करते थे, वो बाबू सुनता रहता था। कमरों में माइक्रोफोन लगे हैं, जो कि सबकी आवाजों को बाबू तक पहुंचाते थे। इससे बाबू को यह पता चल जाता कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो। उसी के हिसाब से हम आगे का प्रोग्राम बना लेते कि तुम्हें कैसे संभालना है, या अब तुम्हारे साथ कैसे पेश आना है। नोरा को हम हर कदम पर समझा देते कि तुमसे अब क्या और कैसे बात करनी है। हमने एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा, और आखिर हम जीत ही गए। मेरे को ढूंढा कैसे? देवराज चौहान ने पूछा। हमने नहीं ढूंढा, तुम्हें उसी ने ढूंढा है जिसकी ये प्लानिंग है, जिसके इशारे पर ये हुआ। मतलब कि इस काम का तुम लोगों को भी पैसा मिलने वाला है? क्यों नहीं? शिवचंद मुस्कुराया। कितना? 15-15 करोड़, बाबू कह उठा। मोहरों को काफी बड़ी रकम मिल रही है।
देवराज चौहान ने कहा। हम मोहरे नहीं हैं, हमने पूरे मामले को संभाला है। प्लान हमें दिया गया था, मैदान में हम रहे, हमने सब कुछ सफलता से किया। बाबू बोला, अगर तुम हालातों को भांप जाते तो खतरे में हम पड़ते। प्लानर तो पीछे आराम से बैठा रहता। हम प्लानर है कौन? देवराज चौहान ने पूछा। उसके बारे में नहीं बता सकते। शिवचंद ने इंकार में सिर हिलाया। क्यों? वो सामने नहीं आना चाहता। वो सिर्फ हमसे ही बात करता है। तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे तो सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है उसके बारे में, क्योंकि मेरा रास्ता उसी ने रोका है। उसे भूल जाओ। तुम्हारा मतलब सिर्फ हमसे है। जब तुम वॉल्ट से निकले तो तुम पर नजर रखने वाले आदमियों ने हमें खबर दी कि तुम वॉल्ट से बाहर आ गए हो। तब नोरा ने तुम्हें फोन किया और तुमने बताया मदन का केबिन तुमने खाली कर दिया है और सामान अपने केबिन में रख दिया है। तो हमने तुम्हें उठवा लिया, क्योंकि बहुत बड़ी दौलत तुम्हारे कब्जे में पहुंच चुकी थी। ऐसे में तुम गायब भी हो सकते थे या फिर अपनी जुबान के मुताबिक 50 करोड़ तुम नोरा के हवाले भी कर देते। तब भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि तुम्हारे पास काफी ज्यादा रह। ये कैसे पता चला कि मदन नाम के इंसान के केबिन में इतनी बड़ी दौलत रखी? ये बात प्लानर को पता थी। कैसे? ये उसने हमें नहीं बताया। तुम्हारा मतलब कि प्लानर ने ही मुझे ढूंढा। प्लानर को ही पता था वॉल्ट के केबिन में मदन की इतनी बड़ी दौलत मौजूद है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सारे काम तुम्हारे हवाले करके अपनी आंखें बंद कर ले। हमने ऐसा कब कहा उसने आंखें बंद कर रखी हैं? बाबू मुस्कुराया। वो तुम लोगों से बीच बीच में मिलता भी रहा होगा। एक बार भी नहीं, परंतु फोन पर उससे रोज ही बात होती थी। आज भी हुई। उसी ने कहा था कि तुम्हें उठा लिया जाए और दौलत तुमसे ले ली जाए। शिवचंद बोला। अब जल्दी करो, सबने नोट लेकर अपने अपने रास्ते पर लग जाना है। तुम में से एक हमारे पास बंधक रहेगा और एक लक्ष्मीचंद वॉल्ट में जाएगा दौलत लेने। फिर तुम बहुत जल्दी कर रहे हो, देवराज चौहान बोला। जल्दी? तुमने कैसे सोचा कि मैं दौलत तुम लोगों के हवाले कर दूंगा? नहीं करोगे? नहीं, वो मेरी है। उसे मैंने हासिल किया है। तुमने हासिल नहीं किया है। दौलत तक पहुंचने की राह तो हमने ही तुम्हें दिखाई थी। कितना माल होगा? देवराज चौहान ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं मालूम। प्लानर ने हमें इतना ही बताया है कि दौलत बड़ी है। तुम दोनों को सिर्फ 15-15 करोड़ मिल रहा है। ये तो बहुत कम है। हमारी औकात के हिसाब से ये भी ज्यादा है। तुम वॉल्ट में चलो और वो दौलत 200 करोड़ से भी ज्यादा की है। देवराज चौहान बोला। इतनी ज्यादा? बाबू के होंठों से निकला। शिवचंद ने बाबू से कहा, कितनी भी हो, हमें 15-15 करोड़ काफी है। मतलब कि बाकी की सारी दौलत वो प्लानर ले लेगा? तुम लोग घाटे में रहे। सौदा आधे में होना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता, हमारे लिए 15-15 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। शिवचंद मुस्कुराकर बोला। अब तुम्हें जल्दी से वॉल्ट की तरफ चल देना चाहिए। शाम होने को है। 7 बजे वॉल्ट बंद हो जाता है, फिर सुबह 9 बजे खुलेगा। देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगाई। तभी सोहनलाल ने कहा, प्लानर कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे ख्याल में तुम्हारा इरादा इन्हें पैसे देने का तो नहीं है? सोहनलाल ने पूछा। पैसा इनका नहीं है। पास में कुर्सी पर बैठा शिवचंद कह उठा। वो पैसा हमारा है। उसे हमारे हवाले करो देवराज चौहान। आवाज कुछ सख्त हुई। प्लानर प्लानर ने तुम्हें क्या कहा कि देवराज चौहान पैसा तुम दोनों के हवाले कर देगा? शिवचंद की आंखें सिकुड़ी। बाबू अपनी जगह से हिला और देवराज चौहान के पास पहुंचकर बोला, वो सारी दौलत तो तुम्हें हमारे हवाले करनी ही होगी। ऐसा सोचना भी छोड़ दो। हम तुम्हें जान से मार देंगे। बाबू के दांत भिज गए। नहीं मार सकते। इस आशा के तहत जिंदा रखोगे मुझे कि शायद मैं तुम लोगों को पैसा दे दूं। केबिन से तो सोहनलाल भी पैसा निकाल कर ला सकता है। गलत सोच रहे हो। जब तक हम दोनों वॉल्ट के रजिस्टर पर साइन नहीं करेंगे, तब तक हम वॉल्ट के केबिन तक नहीं पहुंच हमें हम में से किसी एक को भी वॉल्ट के केबिन तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। कोई एक अकेला केबिन नहीं खोल सकता। तुम झूठ कह रहे हो।
वॉल्ट से इस बात की पूछताछ कर लो। देवराज चांद मुस्कुराया। तुम पैसा देते हो या नहीं? नहीं, देवराज चौहान ने कस लेते हुए कहा। बाबू का चेहरा गुस्से से भर उठा। शांत बाबू शांत। शिवचंद ने बाबू की बांह थपथपाई। ये मत सोचो कि सारे काम जल्दी से हो जाएंगे। कामों में वक्त लगता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बाबू क्रोध भरे अंदाज में वहां से हट गया। बाबू को जब गुस्सा आता है तो ये अपना होश खो बैठता है। समझदारी से काम लो देवराज चौहान। हमसे ठीक तरह से पेश आओ। सारे काम के दौरान हमने तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दी। सब कुछ प्यार से। श्रेया को मदन की कैद से निकालना भी ड्रामा था? देवराज चौहान ने पूछा। पूरी तरह ड्रामा था। मैंने तुमसे कहा है कि ताश के 52 पत्ते हमारे हाथ में थे। तुम जोकर की तरह वही कर रहे थे जो हम चाहते थे। तुम मदन पर नजर रखवा रहे थे, सोहनलाल और जगमोहन से, जबकि हमारे लोग उन दोनों पर नजर रख रहे थे। एक बार फ्लैट तक तुम पहुंच गए जहां श्रेया थी, परंतु हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें महसूस हो कि तुमने आसानी से श्रेया को ढूंढ निकाला है। ऐसे में हमने जगमोहन को बेहोश किया और श्रेया को गोरेगांव के एक फ्लैट में रख दिया। उसके बाद जब हमने चाहा तब तुम श्रेया के पास पहुंचे। तुमने सोचा कि तुमने श्रेया को ढूंढ निकाला है। बहुत गहरा खेल खेला है तुम लोगों ने। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। भैया, कुछ दूर खड़ी श्रेया कह उठी, मैंने भी खूब एक्टिंग की तुम्हें उल्लू बनाने की। देवराज चौहान श्रेया को देखकर मुस्कुराया। तभी मदन कह उठा, मैंने तो तुम्हें पूरी तरह बेवकूफ बना दिया। तुम नहीं समझ सके कि मैं नकली मदन हूं। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी इसी तरह बेवकूफ बनता। तुम लोगों ने सब कुछ ऐसे किया कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिंदगी के ये दिन उसके लिए पूरी तरह नकली हैं। सब लोग नकली हैं। देवराज चौहान ने कहा। ऐसा झटका तुमने पहले कभी नहीं खाया होगा। अशोक मावेलकर बोला। तुम लोगों ने देवराज चौहान ने अशोक मावेलकर को देखा। वानखेड़ के बारे में कैसे जाना? तुम्हारे बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की। बाबू बोला। ये बातें जानने में हमें काफी वक्त लग गया। तो मैं ये मानूं कि सारा कमाल प्लानर का है? उसी का ही कमाल रहा। हम तो उसके कहे मुताबिक काम पूरा कर रहे थे। जहां जहां हमें मेहनत करनी थी वहां वहां हमने की। ऐसे में मुफ्त का 15 करोड़ नहीं मिल रहा हमें। शिवचंद बोला। अब मदन की दौलत हमारे हवाले कर दो। सोचो भी मत कि मैं ऐसा करूंगा। देवराज चौहान बोला। एक पैसा भी तुम लोगों को नहीं मिलेगा। सोच लो। शिवचंद का स्वर धमकी भरा हो गया। सोचने की जरूरत नहीं है। वो दौलत तुम लोगों की नहीं। मैं बात करूं? तभी नोरा की आवाज आई। शिवचंद ने नोरा की तरफ देखा। देवराज चौहान की नजर भी उसकी तरफ उठी। तुम? अगर तुम्हें एतराज ना हो तो, नोरा ने पुनः कहा। तुम क्या बात करोगी ये बातें? शिवचंद, तुम ये क्यों भूलते हो कि मैंने कुछ दिन देवराज चौहान के साथ इसकी पत्नी के रूप में बिताए हैं? नोरा मुस्कुरा कर कह उठी। मेरे बात करने से फायदा हो ना हो, लेकिन नुकसान नहीं होगा। कहते हुए नोरा पास आ गई। ठीक है। शिवचंद ने सिर हिलाया। करो। अकेले में। नोरा बोली। हमारे सामने क्यों नहीं? बेशक नकली ही सही, पर पति पत्नी के बीच की बातों से तुम्हें क्या वास्ता? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि देवराज चौहान तुम्हें दौलत देने को तैयार हो जाए। नाराजगी वाली नौबत नहीं आए। नोरा ने कहा। इसे बात कर लेने दो शिवचंद। बाबू ने कहा। बाबू कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। पास खड़े आदमी को भी वहां से हटने का इशारा किया। वो सब दूर चले गए, शिवचंद और बाबू भी। नोरा कुर्सी पर बैठी और देवराज चौहान को देखकर धीमे सामान्य स्वर में बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। देवराज चौहान की निगाह नोरा के खूबसूरत चेहरे पर ही रही। इनकी बातों में मत फंसना। इसकी बातों में मत फंसना। पास बैठा सोहनलाल कह उठा। तुम्हारे पास भरपूर मौका था देवराज चौहान कि तुम मेरे साथ अपनी रातों को रंगीन कर सको, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने बहाना बनाया और मेरे से दूर रहे।
मैंने ऐसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। लोग तुम्हें डकैती मास्टर देवराज चौहान कहते हैं। हो सकता है तुम्हें बुरा भी कहते हो, परंतु मेरी नजरों में तुम देवता जैसे हो। तुमने हमारे झूठ के जाल में फंसने के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि तुम्हें कोई बुरा कह सके। तुमने श्रेया को कैद से छुड़ाया। बेशक वो ड्रामा था, लेकिन तुम तो हकीकत में श्रेया को छुड़ा रहे थे। तुमने तिजोरी देखी। बेशक हीरे जवाहरात नकली थे। बेशक वहां नोटों की कोरी गड्डियां रखी थी, परंतु तुम्हारा ईमान दौलत देखकर भी नहीं बिगड़ा। तुम शानदार इंसान हो। मैं फिर कहती हूँ, मैंने तुम जैसा अच्छा इंसान पहले कभी नहीं देखा। नोरा गंभीर दिख रही थी। ये तुम्हें अपनी बातों के जाल में फंसा रही है, सोहनलाल बोला। तुमने सुना ही होगा कि मुझे 1 करोड़ मिलने वाला है, नोरा ने पुनः धीमे से कहा। पैसे की मुझे सख्त जरूरत है, तभी मैं इस काम में शामिल हुई। तुम शायद ना समझ सको कि पैसे की क्या जरूरत होती है। जब पास में कुछ ना हो तो क्या हाल होता है। फिल्मों में मुझे काम नहीं मिल रहा। इस करोड़ से मैंने अपनी जिंदगी को स्थायी बनाना था। शादी करने की सोच रही हूं कि जिंदगी किसी किनारे पर लगे। मैं तो तुम चाहती हो कि मदन का पैसा मैं इन ठगों के हवाले कर दूं? देवराज चौहान बोला। मैं तुमसे ऐसा नहीं कहने जा रही। तो मैंने सिर्फ इतना कहना था कि तुम्हारे मन में जो आए वो करो। बेशक पैसा मत दो, लेकिन साथ में ये भी समझ लो कि ये लोग शरीफ नहीं है। तुम पैसा नहीं दोगे तो ये तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। जानता हूं। तुम्हें डर नहीं लग रहा? इन बातों से मुझे डर नहीं लगता। वो तो मैं देख ही चुकी हूं कि तुमने मदन से कैसे बात की थी। नोरा बोली। ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मेरे लिए? इस वक्त तुम मुसीबत में फंस चुके हो। मैं तुम्हारे काम आना चाहती हूँ। तुम्हें यहां से भागने में मदद करूं? इन लोगों की मौजूदगी में तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। इस मामले का मास्टरमाइंड कौन है? देवराज चौहान ने पूछा। मैं नहीं जानती। मुझे अभी पता चला कि इन दोनों के पीछे कोई तीसरा भी है। नोरा बोली। उसका नाम भी नहीं जानती? बोला तो, मैंने उसके बारे में अभी से पहले सुना भी नहीं था। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। मैं कोशिश करूंगी कि किसी तरह तुम्हारे काम आ सकूं, नोरा ने कहा, और कुर्सी से उठकर शिवचंद बाबू को देखकर बोली। ये पैसा देने को तैयार नहीं है। कहता है नहीं दूंगा। इसे तैयार करने के लिए डंडा घुमाना पड़ेगा। बाबू गुर्रा उठा। वो दौलत तो इसे देनी ही होगी। देगा देगा, शिवचंद मुस्कुराया। इतनी बड़ी दौलत देने के लिए कोई एकदम से तैयार कैसे होगा? देवराज चौहान को भी तो सोचने समझने का वक्त चाहिए। मैं तो इसे तभी शिवचंद का फोन बजने लगा। शिवचंद ने फोन पर बात की। मिनट भर बाद फोन जेब में रखा और आगे बढ़ता बोला। देवराज चौहान का फोन तो टेबल पर रखा है। तुम्हारा फोन कहाँ है सोहनलाल? सोहनलाल चौंका। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। शिवचंद ने झुकते हुए सोहनलाल की कमीज की जेब से फोन निकाल लिया। तुम दोनों क्या सोच रहे थे कि यहां होने वाली बातचीत जगमोहन को सुनाकर उसे सहायता के लिए बुला लोगे? क्यों देवराज चौहान? यही सोचा था ना तुमने? तभी कॉल मिलाकर फोन खुला छोड़ दिया। देवराज चौहान की निगाह शिवचंद पर टिकी रही। तुम दोनों को पकड़ लिया तो हम जगमोहन को कैसे आजाद रहने दे सकते थे? जब उसके पास हमारे आदमी पहुंचे तो वो अपने बंगले पर बैठा मजे से फोन पर यहां होने वाली बातों को सुन रहा था। समझे क्या? तुम्हारी ये चाल भी फेल हो गई कि जगमोहन इस स्थिति में तुम्हारे काम आ सकेगा। जगमोहन कहाँ है? देवराज चौहान के माथे पर बल उभरे। हमारे पास है और सुरक्षित है, जैसे कि तुम सुरक्षित हो। हम खून खराबा करने वाले लोग तो हैं नहीं। तो तुम कह रहे थे कि हम तुम्हें नहीं मार सकते, सोहनलाल को नहीं मार सकते, क्योंकि तुम दोनों के साइन के बिना वॉल्ट का केबिन नहीं खुलेगा। माना। परंतु हम जगमोहन को तो मार सकते हैं। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता दिखी। सोच लो देवराज चौहान, अभी भी 52 के 52 पत्ते हमारे हाथ में हैं, और तुम्हारी स्थिति ताश के जोकर जैसी ही बनी हुई है। तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे, नहीं तो जगमोहन नहीं बचेगा।
जिंदगी का खेल 52 पत्तों से नहीं खेला जाता शिवचंद, देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। 52 पत्ते होना, जोकर होना, यह महज कोरी कल्पना है। जिंदगी में पलों का कोई महत्व नहीं होता। तुम भूले जा रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो और किसे जगमोहन की जान लेने की धमकी दे रहे हो। मैं तुम्हें तुम हमारी कैद में हो। तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। बाबू कह उठा। नहीं मानी तो हम जो चाहें तुम्हारे साथ कर सकते हैं, और तुम अपने बचाव में कुछ भी नहीं करोगे। तुम लोगों को जो करना है करो, देवराज चांद ने खतरनाक स्वर में कहा। तो दौलत हमारे हवाले नहीं करोगे? नहीं। जगमोहन को मार दें? बाबू के दांत बिछ गए। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि किसके सामने खड़े क्या कह रहे हो। देवराज चांद उठ खड़ा हुआ। तभी वो बदमाश जैसे 6 आदमी देवराज चौहान के पास आ पहुंचे। देवराज चौहान ने उन 6 पर नजर मारी। चेहरे पर कठोरता ठहरी हुई थी। सोहनलाल नीचे ही बैठा था। पकड़ लो इसे, शिवचंद बोला। अगले ही पल उन 6 बदमाशों ने देवराज चौहान को पकड़ में ले लिया। देवराज चौहान ने खुद को छुड़ाने की चेष्टा नहीं की। बाबू, शिवचंद गंभीर अंदाज में बोला। देवराज चौहान को साधारण देवराज चौहान को साधारण ढंग से कही गई बात समझ में नहीं आ रही। इसके हाथ पांव बांधो, ऊपर कमरे में ले जाओ। कल सुबह तक इसकी तगड़ी ठुकाई करो। तब भी ना समझे तो जगमोहन को मार दो। उसके बाद क्या करना है फिर सोचूंगा। कल हमें हर हालत में दौलत मिलनी चाहिए। इतने लंबे खेल के बाद अब और इंतजार नहीं होता। हमें भी अपनी जिंदगी जीने के लिए यहाँ से निकलना है। फिर शिवचंद ने वहां मौजूद सब लोगों से कहा, तुम सब लोग रात इसी बंगले पर बिताओगे और कल अपने अपने हिस्से का पैसा लेकर जाओगे। अगला दृश्य। देवराज चौहान और सोहनलाल कमरे के फर्श पर बंधे पड़े थे। रात हो चुकी थी। कमरे में लाइट ऑन थी। पास में शिवचंद, बाबू के अलावा वो 6 बदमाश टाइप आदमी मौजूद थे। पिछले 2 घंटों से देवराज चौहान और सोहनलाल की ठुकाई चल रही थी। दोनों की हालत खस्ता हो चुकी थी। चेहरों पर चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे। देवराज चौहान के होठों के कोनों से खून की लकीर निकली दिखाई दे रही थी। सोहनलाल के चेहरे पर तो ठुकाई के अच्छे खासे निशान नजर आ रहे थे। ठोकरें इतनी पड़ चुकी थी कि उनके शरीर से पीड़ा की लहरें रह रहकर उठ रही थी। हमारी बात मान जाओ, शिवचंद कड़वे स्वर में बोला। माननी तो पड़ेगी ही। फिर क्यों मार खा रहे हो? वो पैसा हम छोड़ने वाले नहीं। उसे पाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। ये तुम भी जानते हो। देवराज चौहान ने शिवचंद को देखा, कहा कुछ नहीं। रात भर तुम्हारे साथ यही चलता रहेगा। अब नहीं माने तो सुबह मानोगे। न खाना मिलेगा न पानी। तुम दोनों। शिवचंद, बाबू हंसकर बोला। मुझे तो लगता है पैसा देखकर देवराज चौहान की नीयत खराब हो गई है। ज्यादा होगा। शिवचंद ने होंठ सिकोड़कर बाबू को देखा। ये तो देवराज चौहान ही बता सकता है। बाबू ने देवराज चौहान को देखा। क्यों देवराज चौहान, कितना माल निकला मदन के केबिन से? बहुत ज्यादा। उसके मुकाबले तुम दोनों की औकात बहुत कम है, देवराज चौहान ने कहा। तुम्हें हमारी औकात का पता चल गया? बाबू ने जहरीले स्वर में कहा। तुम दोनों 15-15 करोड़ पर खुश हो, इससे तुम्हारी औकात पता चल जाती है। बाबू, शिवचंद बोला, काफी मोटा माल लगता है। देवराज चौहान सारा खुद ही हजम करने की सोच रहा है। ये तो अच्छा हुआ जो हमने अच्छे वक्त पर इसे पकड़ लिया, नहीं तो फुर्र हो जाता और हम हाथ मलते रह जाते। क्यों देवराज चौहान? बाबू हंसा। हाथ तो अब भी मलते रह जाओगे। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। साले के हाथ पांव बंधे हैं, मार खा रहा है, फिर भी उल्टी बातें कर रहा है। बाबू ने कड़वे स्वर में कहा। इसे तैयार करने के लिए ज्यादा मेहनत चाहिए, 6 में से एक आदमी कह उठा। ठुकाई से ये मानने वाला नहीं। क्या करना चाहते हो? बाबू ने उस आदमी को देखा। इसके शरीर पर चीरा लगाकर वहां नमक मिर्च डाला जाए तब ये मानेगा, उसने कहा। सुना देवराज चौहान, ऐसा करें क्या? शिवचंद कह उठा। देर क्यों लगा रहे हो, जल्दी करो, देवराज चौहान बोला। साला ढीठ है, बाबू गुर्रा उठा। फिर उन 6 से बोला,
जैसे भी हो इसका मुंह खुलवाओ। बस इतना ध्यान रखना कि इन दोनों में से कोई मरे नहीं। कल हमें हर हाल में पैसा चाहिए। सब आदमी फौरन अपनी तैयारी में लग गए। बाबू, शिवचंद बोला, मेरे ख्याल में जगमोहन को यहां मंगवा लेना चाहिए। अगर रात भर में ये नहीं माना तो सुबह इसके सामने जगमोहन के टुकड़े किए जाएंगे। स्वर में खतरनाक भाव आ गए थे। मैं किसी की जान लेने से परहेज करता हूं शिवचंद, बाबू बोला। आज तक तुमने कईयों को मारा है, एक को तो सिर्फ 50 रुपए की खातिर मार दिया था। वो मेरी भूल थी। मुझे लगा उसके ब्रीफ केस में 20-30 लाख रुपया है, परंतु ये 15-15 करोड़ का मामला है। एक दो को मारना भी पड़े तो परवाह नहीं। हम इन दोनों को भरपूर मौका और वक्त दे रहे हैं कि ये मान जाएं। ये नहीं मानते तो हमें सख्त कदम उठाना ही। तभी दरवाजा खुला और नोरा ने भीतर प्रवेश किया। शिवचंद और बाबू ने से देखा। देवराज चौहान और सोहनलाल ने भी। ये क्या हो रहा है? नोरा देवराज चौहान और सोहनलाल की हालत देखकर बोली। समझा रहे हैं कि हमारी बात मान जाए। अभी तक तो नहीं माना, शिवचंद ने कहा। ये ज्यादा हो रहा है इन दोनों के साथ, नोरा कह उठी। तुम्हें दर्द हो रहा है? बाबू ने तीखे स्वर में कहा। मैंने इसके साथ कुछ दिन बिताए हैं, ये अच्छा इंसान है। ये हिंदुस्तान का माना हुआ डकैती मास्टर है। ऐसे में ये अच्छा कैसे हो सकता है? शिवचंद ने कहा। ये कुछ भी करता हो, पर ये अच्छा है, नोरा ने सख्त स्वर में कहा। तो तुम चाहती हो कि हम इन दोनों को छोड़ दें? बाबू का स्वर तीखा ही था। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं अब इनके शरीरों को जगह जगह से काटा जाएगा और वहां नमक मिर्च भरा जाएगा। ये जल्दी ही वॉल्ट में रखी हमारे ये जल्दी ही वॉल्ट में रखी दौलत हमारे हवाले करने को तैयार हो जाएंगे। कल वो सारी दौलत हमारे पास होगी। अगर इस यातना के बाद भी ये लोग नहीं माने तो? नोरा के माथे पर बल दिख रहे थे। तो कल सुबह इनके सामने इनके साथी जगमोहन को मार दिया जाएगा। उससे क्या होगा? क्या तब ये मान जाएंगे? नोरा की आवाज में सख्ती आ गई। तुम क्या कहना चाहती हो? शिवचंद ने नोरा को गौर से देखा। बातचीत से हल निकालो। देवराज चौहान बातचीत से मानने वाला नहीं। बातें बहुत हो चुकी हैं अब। नोरा पलटी और कमरे के दरवाजे से बाहर निकलकर ठिठक गई। फोन निकाला और नंबर मिलाकर बात की। उधर से कॉल रिसीव की गई तो आवाज कानों में पड़ी। हेलो। शिवचंद और बाबू देवराज चौहान को यातनाएं दे रहे हैं, नोरा ने शांत स्वर में कहा। देवराज चौहान पैसा देने से इनकार कर रहा होगा। हाँ, परंतु ये गलत तरीका है। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भी हस्ती है, माना हुआ डकैती मास्टर है। इस तरह जबरदस्ती उसका मुंह नहीं खुलवाया जा सकता। इसके लिए तरकीब लगानी होगी। क्या? तुम प्रेम भाव से चौहान से बात करो, उसे रास्ते पर लाओ। डंडे के दम पर वो कोई बात नहीं मानेगा। वो अपने आप में खतरनाक इंसान है, उसे डराया नहीं जा सकता। नोरा के स्वर में किसी तरह का भाव नहीं था। उधर से आवाज नहीं आई। जगमोहन कहाँ है? नोरा ने पूछा। मेरे पास, यहीं कैद में। दूसरी तरफ से आने वाले स्वर में सोच के भाव थे। मैं देवराज चौहान के सामने पढ़ना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो जाने इस मामले के पीछे मैं हूं। शिवचंद और बाबू को ही ये मामला देखने दो। बात को समझो। मैंने पहले भी कई बार तुम्हें बेहतर राय देकर तुम्हें मुसीबतों से बचाया है। ये दोनों मामूली से ठग हैं, जालसाजी करने वाले निचले स्तर के लोग। ये देवराज चौहान जैसे डकैती मास्टर को नहीं संभाल सकते। ये मामला और बिगड़ जाएगा। सब कुछ तभी ठीक होगा जब तुम देवराज चौहान से बात करोगे, नोरा ने कहा। जवाब नहीं आया। एक बात और भी है। देवराज चौहान हमें सारी दौलत कैसे दे देगा? उसने भी तो मेहनत की है। वो दौलत पाने के लिए बड़ी बड़ी डकैतियां करता है। जनता सेवा तो नहीं करता कि सारा पैसा हमारे हवाले कर दे। उससे बात करने के लिए समझदारी की जरूरत है, जो कि शिवचंद और बाबू के पास है ही नहीं। वैसे भी इस मामले की डोर तुम्हारे हाथ में है। देवराज चौहान से बात करते हुए तुम कोई बेहतर फैसला ले सकते हो। शिवचंद और बाबू तो देवराज चौहान पर डंडा चलाकर मामला बिगाड़ते रहेंगे, हालात और भी खराब कर देंगे। ऐसा न हो कि तुम जैम डिमोरा का पैसा न चुका सको। जैम डिमोरा की दी टाइम लिमिट खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी। ठीक है, मैं मामले को संभालता हूँ।
शिवचंद्र, बाबू कहाँ है? उधर से पूछा। कमरे में, देवराज चौहान के पास। उनसे मेरी बात कराओ। रुको। कहने के साथ ही नोरा ने दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश कर गई। बाबू के पास पहुंचकर उसे फोन दिया। बात करो। बाबू ने फोन लेते उलझन भरी नजरों से नोरा को देखा। कौन है? बात तो करो, नोरा ने सामान्य स्वर में कहा। हेलो बाबू, उधर से कहा गया। देवराज चौहान मदन का पैसा देने को तैयार नहीं हो रहा। आप? बाबू चौंका, नोरा को देखा। जवाब दो। हम। बाबू ने खुद को संभाला। देवराज चौहान और सोहनलाल को तैयार कर रहे हैं। उन्हें यातनाएं दे रहे हो? हाँ, वो देवराज चौहान कोई मामूली इंसान नहीं कि उसे यातनाएं देकर रास्ते पर ले आओगे। पहले उसकी हैसियत पहचानो, फिर उसी हिसाब से बात करो उससे। वो तुम्हारे बस का नहीं है। दोनों को मेरे पास ले आओ। आपके पास? मैं गाड़ी भेज रहा हूं। देवराज चौहान और सोहनलाल के साथ तुम दोनों भी आना। नोरा को भी ले आना। ठीक है, बाबू के होंठों से निकला। उधर से फोन बंद कर दिया गया। बाबू का फोन वाला हाथ नीचे गया तो नोरा ने उससे फोन वापस ले लिया। तुम उसे कैसे जानती हो? बाबू ने आंखें सिकोड़कर नोरा से पूछा। तुम क्या समझते थे कि इतना बड़ा मामला सिर्फ तुम दोनों के हाथों में उसने दे दिया है? ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं उसकी तरफ से यहां मौजूद थी और उसे हालातों की रिपोर्ट देती थी। यह ठीक है कि तुम दोनों ने मुझे इस काम में लिया, परंतु मेरा पता तुम दोनों को उसने ही बताया था। नोरा ने शांत स्वर में कहा। क्या हुआ? शिवचंद ने बाबू से पूछा। बाबू शिवचंद को सारी बात बताने लगा। नोरा आगे बढ़कर देवराज चौहान के पास पहुंची और कहा, तुमसे अब वो बात करेगा जिसने सारी प्लानिंग की थी। कौन है वो? देवराज चौहान ने पूछा। जल्दी पता चल जाएगा। फिर नोरा बाबू की तरफ पलटी। आगे का क्या प्रोग्राम है? उसने गाड़ी भेजने को कहा है और इन दोनों के साथ तुम्हें भी साथ लाने को कहा है। नोरा ने सिर हिलाया। तुम उसे पहले से जानती थी? देवराज चौहान ने नोरा से पूछा। मुझे गोद में बिठाकर तो उसने सारी योजना तैयार की थी देवराज चौहान, नोरा बोली। हालांकि उसकी कुछ बातों से मैं शुरू से ही सहमत नहीं थी, लेकिन वो अपनी करके रहता है। अंडरवर्ल्ड का बड़ा चेहरा जो ठहरा। चलिए दोस्तों, 8वां भाग यहां खत्म करते हैं। सॉरी। मैंने जैसा सोचा था ना, जगमोहन ने बिल्कुल सही क्वेश्चन रेज किया था कि ये तस्वीर कब ली गई है। वैसे तो अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तस्वीर पार्टी की, रीटा के बेटे के बर्थडे वाली पार्टी, वो भले मान लो कि उसी रात को, पिछली रात को ली गई होती, या फिर 1 साल या 1 महीना पहले ली गई होती। क्योंकि जो भी कोई आदमी है, वो कम से कम देवराज चौहान का हमशक्ल तो नहीं है। वो तो उन्होंने मान लिया खुद ही। लेकिन जो भी है, वो है बहुत काइया और है बहुत कमीना, और उसने देवराज चौहान को फंसा लिया। लेकिन मेरे ख्याल से देवराज चौहान अपनी गलती से फंसा है। मुझे लग रहा था कि देवराज चौहान को एहसास है कि क्या हो रहा है। जस्ट दैट कि वो जान के, जैसे उसकी आदत है ढील देने की, वो ढील दिए बैठा है। लेकिन नहीं, यहां पर फंस गया। और दूसरी बात, ये मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला कि वो जो मदन था, वो जानबूझ के ये लोग उकसा रहे थे उसे कि वो चोरी करे, और उसने खुद ही मान लिया कि हाँ, अगर तू खुद ना कहता चोरी करने को, तो फिर नोरा तो ये कहती कि ऐसा करो, वहां से ना वॉल्ट में से पैसे उड़ा के दे दो। और ये कितने मूर्ख निकले। ये समझ में कि नहीं आई बात कि भाई वो 50 करोड़ तो दे ही रहा था, पहले 50 तो ले लेते, फिर बात करते। 50 तो उसने दे ही देने थे भाई। वो तो कहकर ही गया था ना नोरा को कि मैं 50 तुम्हारे हवाले कर दूंगा।
ठीक है, सूरज के हवाले करता तो उसको लेकर तो आने देते, वहां से तो घर ले आता पहले पैसे। लेकिन वही है ना, एक कहावत है बहुत पुरानी कि जो घटिया चोर होता है ना, उसे जो सर्दी, जो पाला होता है ना, जो सर्दी होती है वही मार देती है उसे। यानी चोर का काम है चोरी करना, लेकिन और चोरी करने आदमी, जो भी चोर है वो रात को ही निकलता है। लेकिन जो घटिया चोर होते हैं ना, जब वो सर्दी की रात में निकलते हैं तो वो ठंड से अकड़ कर मर जाते हैं। इससे पहले कि वो चोरी करें, ठंड उन्हें मार देती है। तो ये कुछ ये पुरानी कहावतें हैं। तो घटिया चोर जो है वो रात के पाले से ही मर जाते हैं, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। वही हालात हो गए इनके। लेकिन न जाने क्यों मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद देवराज चौहान को पता था ये बात। खैर, ना भी पता रही हो तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कहानी का कोई भी ऐसा एंगल है नहीं जहां पर देवराज चौहान कह सके कि मैंने तुम्हें वहां पर पहचान लिया था, ये या वो। और देखा जाए तो ये अपने आप को बहुत खुराफाती समझ रहे थे कि हम उनके पीछे लगे हैं, जबकि इनके पीछे वो लोग लगे हुए थे। ये उनकी फील्डिंग नहीं, वो इनकी फील्डिंग कर रहे थे। तो खैर, कोई बात नहीं, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो ठीक कहानी थी अभी तक, मतलब हमने देख लो 8 घंटे की कहानी सुन ली है। जो मेन विलन है, हमें अभी तक उसका पता नहीं चल पाया कि वो है कौन भाई, कौन है। मोना, तुम सोना लेके वहां आ जाओ। तो मोना और सोना दोनों को वहां बुलाया। अब देखते हैं कौन निकलेगा वहां, जीत निकलेगा या जीवन निकलेगा या प्राण निकलेगा। प्राण नहीं निकलना चाहिए, जीवन या जीत ही निकले तो ठीक है। प्राण खतरनाक था। खैर कोई बात नहीं। हम्म, तो ठीक है दोस्तों, अब बाकी की कहानी इसके, अभी भी मुझे लग रहा है कि हाँ, कम से कम 2 भाग बन ही जाएंगे। 60 से ऊपर पन्ने हैं अभी। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में। उन सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और अब जो है, हमारी सब्सक्राइबर्स की जो गिनती है, यानी जो 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 मिक्स है, जो रेशियो है, वो आ गई है जी। 1 मिनट, वेयर आर वी। हाँ, अब आ गई है जी 63-36 पर। मतलब 63-37 लगा लो, 36.9 है, कोई 0.1% इधर उधर कोई ना कोई होगा। तो 63.1 सब्सक्राइब्ड एंड 36.9 नॉट सब्सक्राइब्ड। तो यानी 10 में से 3, 4 कह लो, अभी भी लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आप लोगों ने भाई की बात का मान रखा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो कर लें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई कहानियां लेकर आते रहेंगे। और मैं अभी भी देख रहा हूँ कि कम से कम मेरे पास ज्यादा नहीं तो 50 कहानियां ऐसी हैं जो और कहीं नहीं है। तो बस यही मिलने वाली है आपको। ठीक है, आपका भाई इतना कर रहा है, आप भी कर लो यार थोड़ा सा कुछ भाई के लिए। चलिए, और कमेंट्स आपके लगातार मिल रहे हैं, पढ़ के अच्छा लगता है। हम्म, एक भाई ने लिखा हुआ था कि यार थोड़ा तेजी से अपलोड कर दो। भाई, कुछ दिनों के लिए क्षमा कर दें बस। मैंने पकड़ी थी तेजी, लेकिन उससे ना मेरा कुछ और काम खराब हो रहा है। ठीक है, तो इस चक्कर में 1 घंटे से ज्यादा की रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता, और एक से ज्यादा एपिसोड अभी नहीं डाल सकता। तो इस कहानी को तो आपको थोड़ा सा मेरे साथ टॉलरेट करना पड़ेगा आने वाले में, आने वाले दिनों में। अच्छा, ये विजय जी ने और दिनेश जी ने, मुझे लग रहा है ये कहानी पहले से पढ़ी हुई है। विजय जी का पहले ही कमेंट आया हुआ है, ये पुलिस वाला नकली है, इस षड्यंत्र का हिस्सा है। बाकी जल्दी पता चल जाएगा
ओके, तो अब तो पता चल गया है। अब देखना ये है कि वो कौन है, अजीत है, प्राण है, जीवन है, कौन है? अमरीश पुरी है। चलिए ठीक है दोस्तों, आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और कहानी वार्ता चैनल को सुनते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।